मैं दीपक शर्मा स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आज बात हिंदुस्तान की भी करेंगे, आज बात दुनिया की भी होगी, आज बात डोनाल्ड ट्रंप की होगी। कुछ बातें यूरोप और मिडल ईस्ट, इंडिया, रशिया और चाइना की भी होगी। आप जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक जो नया ग्लोबल ऑर्डर जो है वो बनाने जा रहे हैं ट्रंप साहब, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और मोदी जी की जो पोस्चरिंग है, क्या मोदी जी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में अमेरिका चले गए थे, क्या नहीं उनको जाना चाहिए था? और क्या जिस तरह से ट्रंप सब कुछ डिसमेंटल करते चले जा रहे हैं, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, उससे बाहर आना चाहते हैं, नेटो से बाहर आना चाहते हैं, डब्ल्यूटीओ को भी लेकर जो है तमाम शंकाएँ हैं, ब्रिक्स और जी20 और बाकी जिस तरह के जो ग्रुप्स हैं, उसको फिर से रीग्रुप करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं एक बहुत मेजर डिसरप्टर, और इसका असर पूरी दुनिया को होगा। हिंदुस्तान भी उसमें एक आप कह सकते हैं अहम खिलाड़ी है। तो कहीं न कहीं जो दुश्वारियों का सामना है, हमें आपको भी करना पड़ेगा। आज 2 ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ। आज पहली बार हमारे शो में कमर आगा साहब आए हैं और दशकों तक बीबीसी से जुड़े रहे। मिडल ईस्ट फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और आप कह सकते हैं कि चाइना हो, रशिया हो, मिडल ईस्ट हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और मेरी गुज़ारिश रहेगी कि आज हम आम बोलचाल की भाषा में जो है गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी साहब भी हैं, और अखिल स्वामी साहब की ख़ासियत है कि चाहे वो दुनिया का बिज़नेस हो, दुनिया का व्यापार हो या दुनिया की विदेश नीति हो, दोनों पर ही एक ज़बरदस्त पैठ है। और ख़ासियत इनकी ये है कि वाक़ई प्रोफ़ेसर हैं ऑडियंस के लिए, चीज़ों को बहुत ही आप कह सकते हैं सिम्प्लीफ़ाई करके सामने रखते हैं। मेरा जो पहला सवाल है, ज़ाहिर तौर पर पहले मेहमान जो हैं कमर आगा साहब से है। मेरा सवाल ये है कि पुतिन जो एक आज की तारीख में दुनिया के खलनायक बनते जा रहे हैं, उन पर इतनी मेहरबानी मिस्टर ट्रंप की क्यों है? क्या वो रशिया से दोस्ती करना चाहते हैं? क्या वो पुतिन को गले लगाना चाहते हैं? और चाइना को काउंटर करने के लिए क्या ये उनकी पॉलिसी है मिस्टर पुतिन के साथ? जहाँ तक यूरोप का सवाल है या जहाँ तक अमेरिका का सवाल है या रशिया का सवाल है, इससे पहले अमेरिका ने भी कितने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा। वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, या और दूसरी जगहों पे। तो ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, इंटरेस्ट होता है फर्स्ट। इस समय उनका इंटरेस्ट है कि युद्ध बंद होना चाहिए, और युद्ध बंद करना तभी संभव है, एक तो ज़ेलेंस्की पे प्रेशर डालना, दूसरे रशिया के साथ संबंध बनाना दोबारा से, रशिया, ताकि रशिया और चाइना के बीच में एक वेज हो जाए, एक दरार दीवार खड़ी पड़ हो जाए। जाए। जी, कि रशिया चाइना अगर मिल जाते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली अलायंस हो जाता है। तो उसको तोड़ना, युद्ध, इनका मानना ये है कि जो यूक्रेन में चल रहा है, ये कभी भी यूक्रेन रशिया को हरा नहीं सकता, और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका का लगा है। वो आगे लगाना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें तो उसका एक ही तरीका है, युद्ध बंद हो, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। और फिर ये भी है कि रशिया से भी, रशिया, मैं नहीं समझता कि कोई मित्रता है उनसे, ये इंटरेस्ट का सवाल है, इसलिए उनसे बातचीत हो रही है। रशिया पे, रशिया को बेसिक पॉलिसी उनकी यही है, चाहे मैंने पहले भी बताया कि जो भी उनके कंपटीशन में है, जो भी अमेरिका के सामने आएगा, 21st सेंचुरी उनका मानना ये अमेरिकन सेंचुरी है, और इस सेंचुरी में कोई दूसरी पावर को वो नहीं मर्ज करने देंगे। अगर आती है तो उसे कंटेन करेंगे, चाहे जो भी मुल्क हो। तो रशिया, जी, चाइना, इवन ग्रुप ऑफ नेशन यानी यूरोपियन यूनियन को भी वो अपने बराबर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात जी, ये कि अपना उनका जो खर्चे हैं उसको कट करना, ताकि लोन जो उधार लिया है पूरी दुनिया से, डेट जो है वो कम हो सके। इसीलिए अपने ब्यूरोक्रेसी में भी ज़बरदस्त तरीके से लोगों को निकालने की बात चल रही है, एड बंद की जा रही है, जी, यूएस एड। फिर उसके अलावा जो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे जी। यूक्रेन में था, उसको बंद करना, ये उनके लिए इस समय यूरोप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, इजराइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जी। क्योंकि कमर साहब, मैं आऊँगा, आपके पास आऊँगा, क्योंकि दुनिया में आप आज की तारीख में मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और हिंदुस्तान में आपका कोई सानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। गाज़ा का जो मसला चल रहा है इज़राइल के साथ,
मुझे लगता है आपसे ज़्यादा किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उस पर तो आऊँगा कि उस पर ट्रम्प का क्या व्यू है, क्या गाज़ा खाली करा लेंगे ट्रम्प? प्रोफ़ेसर साहब, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा कहना है कि ट्रम्प साहब का जो लहज़ा है आजकल हिंदुस्तान के लिए, कि साहब $21 मिलियन डॉलर इनको भेजे गए थे और ये तो सरकार बदलना चाहते थे। फिर हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बाँध के लगातार एक जहाज़ के बाद दूसरा जहाज़ हमारे नागरिक वहाँ से भेजे जा रहे हैं। उसके बाद में खुलेआम मोदी जी के सामने कह रहे हैं कि टैरिफ में जो है रेसिप्रोकल कर दूँगा, मैं टैक्स बढ़ा दूँगा। मैं आपके ऊपर टैक्स बढ़ा दूँगा। इस तरह की जो बातें हैं, फिर आप मोटरसाइकिल जो हम हार्ले डेविडसन है उस पर आप जो है कम करिए, है ना? फिर उसके बाद कह रहे नहीं आप हमसे F-35 ले लीजिए। ये जो एक डिक्टेटर के तौर पर ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई वाक़ई प्रोफ़ेसर आप नहीं, प्रोफ़ेसर ट्रम्प हो। मैं कह रहा हूँ कि ये जो लहज़ा बदला है ट्रम्प का और मोदी जी बेचारे बर्दाश्त किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं मोदी जी भी कोई दुखती रग पकड़ रखी है उन्होंने? और ये दुखती रग अडानी तो नहीं है? देखिए, आपने मैं उन्हें डिक्टेटर नहीं कहूंगा, मैं उन्हें स्ट्रेटेजिस्ट कहूंगा। देखिए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्होंने अपने वोटर्स को मैसेज क्या दे दिया? उन्होंने अपने अमेरिकन से ये कह रखा है कि मैं तुम्हारे टैक्सेस खत्म कर दूंगा, अमेरिकन के टैक्सेस खत्म कर दूंगा, इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा और तुम्हारी भरपाई मैं करूंगा जो बाहर से आयात चीज होती है उस पर टैक्स बढ़ा के। अच्छा, एक चीज दीपक जी ये बताइए, अगर आप इंडिया और चाइना से जो चीज इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट क्यों होती है? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन कम होता है, इसीलिए तो इंपोर्ट जी, होती है ना। अगर आप उसमें टैरिफ बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट रेट घटाना चाहता हूं, अरे यार इंटरेस्ट रेट घटा देंगे तो क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा क्या? आज अमेरिका वैसे ही इन्फ्लेशन से परेशान है। तो ही इज नॉट टॉकिंग एज ए इकोनॉमिस्ट, ही इज स्पीकिंग एज ए पॉलिटिशियन। उन्होंने अमेरिकन को मैसेज दे दिया तुम्हारे टैक्सेस खत्म कर दूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा, मैंने देखिए इंडिया से ये चीजें ले ली, मैं बाकी लोगों से बार्गेन करूंगा और क्योंकि मोदी जी की एक पूंछ मेरे पास दबी हुई है, मैं उसे दबा के अभी भारतवर्ष को 3-4 लाख करोड़ का चूना लगा दूंगा और उसके बाद भारत अपने देश के अंदर टैक्सेस बढ़ाएगा, अखिल स्वामी दीपक शर्मा टैक्स देंगे और अडानी जी पे वो फिर एक नोट भेज देगा जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि साहब इनकोऑपरेट कीजिए, इनको सम्मान हाज़िर कराइए, करिए। इनको वहां भेजिए। ओके। अ, अखिल साहब कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मोदी जी को प्रेशराइज़ कर रखा है और एक टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, वो टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। हालाँकि आज थोड़ी-सी हिम्मत विदेश मंत्रालय ने की है और एक मैसेज देने की कोशिश करी है डरते-डरते कि भई ये लहज़ा बदलिए, ये जो आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ख़ासकर हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर जो पैसे की बात $21 मिलियन डॉलर की बात ट्रम्प साहब कर रहे थे, उसको लेकर पहला आज आप कह सकते हैं कि जवाब हिंदुस्तान की तरफ से गया। कमर साहब, ये तो चलिए ठीक है, हिंदुस्तान को वो हथियार बेचना चाहते हैं, हिंदुस्तान के जो इम्पोर्ट हैं, उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी ची उस पर आ रहा हूँ सवाल पर। गाज़ा और इज़राइल जहाँ मतलब एक टेंशन यूक्रेन और रशिया का है और एक सरगर्मी जो है वो मिडल ईस्ट में है। जो पैलेस्टीनियन और इज़राइल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है। जो जिस तरह से बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प कि मैं गाज़ा खाली करा दूँगा और मैं यहाँ पर जो है रियल एस्टेट बना दूँगा, मैं यहाँ पर जो है वो एक रिवेरा बना दूँगा और इस तरह की जो उनका जो लहज़ा है, क्या आपको लगता है कि गाज़ा को लेकर जो वो सोच रहे हैं, वो एक गीदड़ भभकी है या समथिंग ही हैज़ इन माइंड कुछ है उनके दिमाग में अमेरिकन्स के और ट्रम्प उसको सिर्फ़ आर्टिकुलेट कर रहे हैं? अमेरिकन की सोच इसी तरह की होती है। अमेरिकन से मेरा मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की सोच, और उनके दामाद साहब ने तो यहाँ तक कहा है, जेरेड कुशनर ने, कि वो बहुत उनकी रुचि है उसको डेवलप करने में, वो रियल इस्टेट वो भी चलाते हैं और उन्होंने कहा है कि हाई नेट वर्थ हम सामान बना वहाँ पे बिल्डिंगें बनाएंगे जिसमें दुनिया के पैसे वाले आएंगे, ये गरीब लोग वहाँ पे इतनी खूबसूरत सुंदर जगह पे कब्जा करे बैठे में हैं, वहाँ पे क्लब्स बनेंगे, नाइट क्लब्स होगा और जैसा कि फ्रेंच रिवेरा में होता है उस तरह का जी, बनाया जा सकता है। और गाज़ा है भी बहुत सुंदर क्योंकि उसका वो है मेडिटेरेनियन तट पे है जी, और दूसरी जी, तरफ इजिप्ट है, एक तरफ इज़राइल है, तो वो उसको बनाना चाहते हैं। असल में इज़राइल भी चाहता है उसको दूसरा दुबई बनाना।
अगर वो दुबई बन जाता है, दुबई बनता है, उनका दुबई बनाने से मतलब ये है कि रिवेरा बनेगा, फिर उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में है वो शिफ्ट होके वहां पे आ जाएगा। ये अमेरिकन गाजा। कंपनीज, नहीं तो यूरोपियन फिलिस्तीनियों का कंपनीज, क्या होगा? आप तो एक्सपर्ट है, मैं फिलिस्तीनियों के एक्सपर्ट से। बारे में नहीं, फिलिस्तीनियों उनकी जो पूरा प्लानिंग है उसमें कहीं फिलिस्तीन नहीं शो करते। उनको उन्हीं ने कहा है कि वहां से उनको छोड़ना पड़ेगा। कितनी कामयाबी मिलेगी मैं नहीं जानता, वो समय बताएगा। उनको वहां से निकालना पड़ेगा, इजिप्ट और जॉर्डन में सेटल करना पड़ेगा। इजिप्ट के अंदर उन्हीं ने कहा है कि एक नया शहर बनाइए आप, सिनाई पेनिनसुला में, सिनाई में डिजर्ट में इनके लिए नया, वहां पे ले जाके इनको सेटल कीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके टैक्स से, आपके पास जो लोन आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इजिप्ट ने ले रखा है बहुत ज्यादा है, उसको हम, इजराइल ने कहा है कि हम कम करवा देंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि और ये भी है कि जो उसमें पैसा खर्चा आएगा वो हम नहीं देंगे। अमेरिकन ने कहा है कि हम नहीं देंगे, इजराइल पहले भी नहीं देता था। वो कहते हैं ये कि क्योंकि युद्ध फिलिस्तीनियों ने शुरू किया था, इसलिए वो अरब जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बताइए, ईरान का क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि ईरान बीच में हस्तक्षेप करेगा या अमेरिका उसका भी कोई तोड़ ढूंढ रहा है? ईरान की कोई पॉलिसी युद्ध की नहीं है, अभी तक मुझको कहीं से नहीं दिखता। ईरान युद्ध के फेवर में नहीं है, वो जानता है कि युद्ध होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब नहीं, आपको तस्वीर क्या दिख रही है? आपको क्या दिख रहा है कि जो टेंशन है, ये जो एक टकराव की स्थिति है, ये बढ़ेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भी दादागिरी करेंगे, खुलकर करेंगे दादागिरी? नहीं, यहाँ तो चल के वो साफ साफ कह रहे हैं, और वो इसीलिए नहीं चाहते कि दो युद्ध हुए एक साथ। एक तरफ तो यूक्रेन और रूस, यूक्रेन का, दूसरा मिडिल ईस्ट का। वो चाहते हैं कि यूक्रेन का खत्म हो। अगर वो युद्ध के फेवर में तो नहीं होंगे, वो चाहेंगे कि अमेरिका पे पहले, अमेरिका इतना प्रेशर बिल्डअप कर दे ईरान के ऊपर कि वो अपनी सारी पॉलिसी बदल दे और अमेरिका के समर्थन में आ जाए, इजराइल से संबंध बना लें किसी स्टेज पे लेटर चल के। मगर ऐसा संभव नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसा करेगा। एक बड़ी बात, ये सारा, एक सेकंड, एक मिनट, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली जो हो रही हैं ये तेल के लिए, ये तेल का चक्कर है। अमेरिका की असली पॉलिसी जो है कि तेल के ऊपर उनका ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, वेस्ट एशिया के भी और सेंट्रल एशिया के भी। और ईरान जो है वो रूट है सेंट्रल एशिया का, और दोनों जगहों पे, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। अमेरिका का मानना ये है कि तेल के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल से उनका मतलब ये है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और तेल की प्राइस भी अमेरिका ही तय करेगा, या अमेरिकन कंपनीज तय करेंगे। कमर साहब ने बड़ी बातें कही। कमर साहब कह रहे हैं, उनकी दो बातें कमर साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, वो कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि पहले यूक्रेन और रूस, यहाँ पर हम एक समझौता करा दें, एक साथ दो लड़ाई ना लड़ी जाए। पहले रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को हम जो है कहीं ना कहीं इसमें समझौता कराएं, उसके बाद हम हमास और इजराइल के मुद्दे पर आए और फिर उसमें ईरान को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करें, क्योंकि ईरान को अगर उन्होंने प्रेशराइज कर दिया तो फिर हमास पर जो है टोटल दबाव बन जाएगा, फिलिस्तीनियों पर टोटल दबाव बन जाएगा और मुद्दे का हल हो सकता है। और मुद्दे का हल ये है कि वो फिलिस्तीनियों को गाजा से शिफ्ट करना चाहते हैं। एम आई राइट कमर साहब? यही है प्लान? जी बिल्कुल, जी। प्रोफेसर साहब, चलिए, तो बताया कमर भाई ने कि भाई क्या सिचुएशन है और मिडिल ईस्ट में और क्या उनका इरादे हैं। इरादे तो मुझे बहुत नापाक ही दिखते हैं। ये बताइए कि जो चीन है इसका क्या होगा? क्या चीन को भी निपटाना चाहते हैं या चीन ही असली कंपटीटर है मिस्टर ट्रंप का और चीन को निपटाने के लिए ही ये सारा खेल कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर चीन को निपटाने का प्रयास करेंगे तो अमेरिका खुद निपट जाएगा। आज के तारीख में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पे और प्रोडक्शन पे जिस प्रकार का कब्जा चीन का है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जितने भी देश हैं बाकी, ये सारे के सारे कंजम्पशन इकोनॉमी बन गए। अरे आप ये सोचिए ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपको रॉ मटेरियल चीन न दे, भारतवर्ष का 95% का फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन रुक जाएगा। दवा नहीं बन पाएगी, दवा नहीं बन पाएगी, और आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कुछ नहीं हो पाएंगे। आपका बिल्कुल हर चीज बिल्कुल ठप हो जाएगी। और यही बात अमेरिका के साथ भी सिद्ध होती है। देखिए, अमेरिका की एक्सपर्टाइज जो है बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है। उनका आप जरा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, सर्विसेज का कितना है, एग्रीकल्चर का कितना है, हमारे देश का देख लीजिए और चीन का देख लीजिए। देखिए, चीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता,
मेरे ख्याल से जो मैंने पहले भी कहा, वास्तविकता में बहुत क्रूशल इंडिकेटर है भारतवर्ष के लिए। जो यूक्रेन को उसने डिक्टेटर कहा, इसका मतलब यह है कि बड़ी बड़ी शक्तियों को, पड़ोसी देशों को लीलने की अनुमति दे रहा है अमेरिका, और भारत को इसलिए सचेत हो जाना चाहिए। और अगर हमारी इकोनॉमी जिस दिशा में चल रही है, जहां लोन बढ़ रहे हैं, जीडीपी कम हो रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो वास्तविकता में हमारे लिए बहुत बुरी स्थिति के संकेत अमेरिका दे रहा है, चीन दे रहा है, हर देश दे रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर सतर्क रहने की आवश्यकता है तो भारतवर्ष को है। भारतवर्ष को है। कमर साहब से ही मैं पूछता हूँ सवाल। कमर साहब, जो आपकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई यूरोप जो है, अब यूरोप जो है एक ऐसा देश है जहां प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, लोग मेहनत नहीं कर रहे, इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, और उनका ध्यान रशिया की तरफ है कि भाई रशिया को वापस वर्ल्ड ऑर्डर में लाओ, अपने साथ दोस्ती करो, बहुत हो गई दुश्मनी, बहुत हो गई कोल्ड वॉर। तो रूस को अपनी तरफ ला रहे हैं, मिस्टर पुतिन को ला रहे हैं। उधर वो भारत को भी, ऐसा नहीं है कि एकदम ही उन्होंने भारत को इग्नोर कर दिया, भारत को भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रायोरिटी में रख के देख रहे हैं, और चाइना को वो काउंटर करना चाहते हैं, इसीलिए वो ब्रिक्स को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर चीन से भिड़ना है, रूस को साथ लाना है, तो हम कहां खड़े हैं? अगर अमेरिका, आप कह रहे हैं सुपर पावर है और आने वाले दशकों तक सुपर पावर रहेगा, तो भारत कहां खड़ा है इस वक्त? भारत कहां पर है जहां तक मिस्टर ट्रंप का एजेंडा है? देखिए, भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडो पैसिफिक में। चाइना के कंटेनमेंट में भारत उनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पास बड़ी सेना है जो बहुत ही बैटल हार्डन है, और फिर उसके अलावा ये भी है कि बहुत एक्सपीरियंस है उसका युद्ध का, और मॉडर्न वेपन से लैस्ड है। तो वो इस तरह से वो देखते हैं कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भारत का इन्फ्लुएंस भी है इस क्षेत्र में, पुराना कल्चरल, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया या जनसंख्या पैसिफिक भी के है। बहुत से जनसंख्या भी है, और तो वो भारत को इंडो पैसिफिक में देखते हैं और एक बड़ा रोल देना चाहते हैं। लेकिन भारत इंडो पैसिफिक को देखता है वो एक डेवलपमेंट एजेंडे की तहत देखता है। इसीलिए भारत ने ऑकुस, जो उनका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और क्या कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन ने मिलके जो एक मिलिट्री अलायंस बनाया है, भारत ने उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया। भारत अभी भी रेसिस्ट कर रहा है। कितने दिन तक क्या होगा ये तो समय आने वाला बताएगा, लेकिन भारत की अभी तक जो नीति रही है वो मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने की नहीं है, और अभी भी भारत रेसिस्ट कर रहा है। प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ये, ताकि भारत ऑकुस को ज्वाइन करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। उसके बाद फिर तो ये होगा कि भारत पूरी तरीके से, जैसे कि जापान और साउथ कोरिया है, उसी तरह से अमेरिका का एक एलाई बन के रह जाएगा। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी है भारत की। डिप्लोमेसी ये है कि किसी सूरत से वक्त निकाल लो। ये सब जानते हैं कि ट्रम्प साहब अगले 2 साल के बाद ऐसी प्रॉब्लम में आएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। इतना बड़ा एजेंडा उन्हीं ने लिया है जो पूरा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के खिलाफ अपने यहाँ मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर इतना डिवीजन हो गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व नहीं हो सकती, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी बताया। कोई सवाल ही नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, इधर उधर हो जाए, इन्फ्लेशन वो कम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये बहुत आसान तरीका है, सस्ता लेबर है जो इलीगल आता है वहाँ पे। सदियों से आ रहा है ये लेबर, आज से नहीं आ रहा है, अमेरिका में हमेशा से आता रहा है। लैटिन अमेरिका से आता था, भारत का से भी जाने लगा और दूसरे देशों से भी जाने लगा। अफ्रीकन को यही लोग लेके आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो ये जो पॉलिसी है ये मुझे नहीं लगता कि कहीं कामयाब होने वाली है। और दूसरी बात ये कि रशिया चाइना में भी ये जो दरार डालना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं, ऐसे बहुत मुश्किल होगा। ब्रिक्स एक रियलिटी बन गया है, भारत भी इस बात को जानता है बहुत अच्छी तरीके से। भले बहुत प्रोएक्टिव रोल इस वक्त ना प्ले करे, लेकिन लॉन्ग रन में भारत भी नहीं छोड़ेगा ब्रिक्स को। और क्योंकि ब्रिक्स में 3 ही बड़ी मुल्क हैं, रशिया, चाइना, इंडिया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आपने एक बातों में एक बात कही थी। आपने कहा कि भाई थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, जरा तमाशा देखिए, क्योंकि 2 साल में ये ट्रंप अपने में ही उलझ जाएंगे। तो आप ये 2 साल की बात क्या करें? 2 साल में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप कह रहे हैं ट्रंप अपने आप ही जो उलझ जाएंगे? भाई अभी 2 साल तक तो
2 साल तक जनता इंतजार में रहेगी कि अब आ रही है, नौकरियां आ रही हैं, अब ये पॉलिसी बदल रही है, अब जॉब क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, दे विल गिव टाइम, फिर इनका सपोर्ट जी बेस है, बना रहता है। 2 साल के बाद ये वीक होने लगता है, लोगों को लगता है कि अब नहीं होगा किसी भी मुल्क में। जी मिड टर्म के बाद से क्राइसिस आने लगती है, अगर आपने नहीं संभाल पाए, जो वायदे किए हैं उसको आपने नहीं पूरा किए। देखिए, जो वायदे किए वो पूरे हो ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता हो कि नहीं आसानी सकते, से हो पाएंगे। हालात ऐसे। मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा, एक छोटा सा सवाल और। क्या आपको लगता है कि आप धीरज धीरज की बात कर रहे थे, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, इंतजार इंतजार, लेकिन मोदी जी तो सबसे पहले चले गए वहां पर। क्या मोदी जी जल्दबाजी में गए ट्रम्प के साथ? ट्रम्प थोड़ा सेटल हो जाते, थोड़ी से मोदी जी होमवर्क करते, फिर वहां जाते, मुलाकात करते 2-3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद। क्या मोदी जी ने जल्दबाजी करी और उसका कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, जल्दीबाजी नहीं की। गौतम अडानी जी का केस बड़ा क्रूशल स्टेज पे है, तो इसलिए उन्हें वो जाना था, वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन देखिए, असली मुद्दा ये है कि भारत को ये समझना होगा, भारत को पूरे विश्व के अंदर कोई देश इग्नोर नहीं कर सकता। और जी जैसे आगा साहब ने कहा कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बार्गेन कर सकते हैं अमेरिका से। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से अभी तक जो स्टेप्स उसने लिए हैं, हमें इकोनॉमिकली सबोटाज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका के हित में भी नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमी को खराब करेगा, अगर हमारी रेवेन्यू को खराब करेगा, अगर हमारे एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को खराब करेगा और भारत को कमजोर करेगा, तो चीन को मजबूत करेगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो असल में जो मैंने शुरुआत की थी कि ट्रम्प साहब केवल एक अपने जो वोटर से, अच्छा, जो आगे साहब ने कहा एक और चीज, देखिए 2 साल कोई उन्हें अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए मोदी साहब 10 साल से शासन कर रहे हैं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने गंगा स्नान में उलझा दिया, कहीं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में उलझा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का पास भी वैसे ही हथियार हैं, वो भी जी, अपनी क्रिश्चियनिटी में उलझाएंगे और अपनी जनता को उसी डायरेक्शन में उलझाते लेकर रहेंगे और हो सकता है उनको उसी भी में कोई उलझ परेशानी जाएंगे, नहीं होगी। उसी में उलझ जाएंगे, उलझाते उलझाते। आगा साहब, एक मिनट का वक्त बचा है। जो सवाल मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा था, क्या मोदी जी थोड़ा रुक कर जाते? मोदी जी ने ट्रम्प से मुलाकात करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, रुक के जाना चाहिए था। ये उनकी टाइमिंग, उन्हीं ने सोचा कि मैं जल्दी जाऊं, मेरी अच्छे पर्सनल रिलेशंस हैं। अहमदाबाद भी वो आए थे और उनके ऊपर वहाँ पे एक बहुत बड़ी गुजराती लॉबी भी है अमेरिका के अंदर, और बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं वहाँ पे। वो भी अमेरिका के अंदर, वो लोग भी चाहते थे। मेरा ख्याल है कि ये सारी कंसिडरेशंस थी और इन्हीं ने सोचा था कि पर्सनल टर्म्स जो है मेरे, वो शायद काम आ जाएंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में या नेशनल इंटरेस्ट में पर्सनल टर्म्स ज़्यादा काम नहीं चल आते। नहीं। देश के जो हित होते हैं वही होते हैं। ट्रम्प की बहुत से हित जो हैं वो क्लैश करते हैं भारत से, और ट्रम्प की जो पॉलिसी है टैरिफ लगाने की जी सभी देशों पे, तो वो ये नहीं हो सकता कि भारत को छोड़ दें और वो दूसरे देशों पे टैरिफ लगाए। मैं समझता हूँ ये सोच के वो गए थे, और वहाँ जी पे जाने से जितना हमको सोचना था। फिर दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमारा काफ़ी बातचीत आगे भी चल रही है। चलिए, आगा साहब कह रहे हैं कि साहब थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि मोदी जी को लगता था कि भाई हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में चाय पीते हैं। वो अहमदाबाद आए, स्टेडियम पे गए, और अक्सर जो है ट्रम्प सरकार का नारा भी मोदी जी ने दिया था। लेकिन आगा साहब ये कह रहे हैं कि जब दो मुल्क आपस में बातचीत करते हैं, आमने सामने रूबरू होते हैं, तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी है। जो दोस्ती है दो देशों के अध्यक्षों की, उस दोस्ती के कोई माने नहीं। पर्सनल फ्रेंडशिप हैज नो मीनिंग जब आप डिप्लोमेसी करते हैं और देश के बारे में बात करते हैं, और शायद ये एक गलती थी। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपने कहा कि 2 साल का इंतजार और कर लीजिए, जो पैगाम निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि साहब 2 साल का इंतजार कर लीजिए। अभी ये दुनिया को उलझा रहे हैं, खुद उलझ जाएंगे, और कम से कम उसी पर मोहर प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब ने भी लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों एक्सपर्ट्स का, आप आए, और जिस तरह की आपने जिन अंधेरों पे आज रोशनी डाली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक जियो पॉलिटिक्स है, दुनिया भर की जो राजनीति और कूटनीति है, वो आप दोनों ने आसान करी। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच मिस्टर कमर आगा, थैंक यू सो मच प्रोफेसर अखिल स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम।